नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल की प्राइस लगातार बढ़ती चली जा रही है और काफ़ी ज़बरदस्त उसमें उछाल देखने को मिल रहा है और लगातार 15वें दिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार उछाल देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और यह उछाल असाधारण है। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है और कई जगह पे प्रीमियम कैटेगरी का जो पेट्रोल है वो 100 को पार कर चुका है, यानी उसने सेंचुरी बना ली है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं मिला जिससे ये समझ में आता है कि सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल की कीमत को कम करने जा रही है। और धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में ये कहा कि सरकार की कोई इंटेंट नहीं है कि वो कम करे। उसने सरकार ने बाजार के एलिमेंट्स का हवाला देते हुए इस बात को कहा कि कीमतें अब डीरेगुलेट हो चुकी है, इसीलिए सरकार का इस पे जोर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल पेट्रोल कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं, उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकारें केंद्र पे थोप रही हैं। उनका ये कहना है कि सरकार कुछ टैक्स को कम करे तो आगे चलकर हमारे भी लेवल पे टैक्स को कम हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर लेजिटिमेट बात का और एक वैलिड रीजन का अपोज करने वाली अपोजिशन पार्टियां शांत बैठी हुई है और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन नहीं रहा है। कुछ ट्वीट्स, रिट्वीट्स और कुछ मीम शेयरिंग से ज्यादा इस पर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इन सब के बीच एक आम उपभोक्ता पिस रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक हर घर में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज होती है। पेट्रोल एक लग्जरी आइटम ना होकर के एक जरूरत की चीज हो गई है और हर खासो आम पे इसकी बढ़ती कीमत का असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ रहा है। वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है, जिससे कि चीजें एक इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं और महंगाई बढ़ने का इससे पूरा का पूरा आसार बढ़ जाते हैं। रसोई गैस के बारे में तो अब हमने चिंता करना छोड़ दिया, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक तरफ से कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ से सब्सिडीज को फेज आउट कर दिया, तो उसकी बड़ी कीमत देने की हम लोगों को आदत पड़ चुकी है। बहरहाल इन सब के बीच में आखिर समझने की कोशिश इस वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि क्या है ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने के पीछे का इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स अगर है तो, और क्या इसका उपाय है, क्या हम लोगों को इससे निजात मिलेगा, यही देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाइए। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पेट्रोल प्राइसेस। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी अगर पेट्रोलियम की प्राइसिंग को समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि वो क्या फैक्टर होते हैं जो इसकी कीमत को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये समझनी होगी कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री दुनिया में कम है और एक्सपोर्ट करने वाले और भी कम होते हैं। तो सप्लाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और सप्लाई को पूरी तरीके से कंट्रोल करती हैं ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हम लोग ओपेक कहते हैं। वो मार्केट को पूरी तरीके से सप्लाई को चेक करके कीमत को घटा बढ़ा सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स का सिंपल सिद्धांत आप जानते हैं कि अगर सप्लाई शॉर्ट होती है तो कीमत बढ़ जाती है। तो कई बार सप्लाई को शॉर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम करके सप्लाई को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से महंगाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि प्राइसिंग बढ़ जाती है, यानी पूरे दुनिया में प्रोडक्शन लेवल पे इसकी कीमत लगभग बराबर रहती है। वहीं दूसरी तरफ डिमांड का भी एक अपना अलग फैक्टर होता है। अगर दुनिया में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज लाइक चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इवन इंडिया जैसे जगह पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशन चल रही है, डिमांड ज़्यादा होगी तो पेट्रोलियम की भी डिमांड ज़्यादा होती है और ऐसे सिचुएशन में प्राइस एक नेचुरल ऊपर की तरफ बढ़ना एक लाजिमी सी बात होती है। कभी कभी कुछ लोकलाइज रीजन भी होते हैं, जैसे कोई एरिया डिस्टर्ब है, किसी पर्टिकुलर रूट पे सप्लाई अफेक्टेड हो जाती है, डिमांड सप्लाई से ही रिलेटेड होता है। जैसे गल्फ वार कहीं आप कंडीशन देख लो तो उससे सप्लाई हैम्पर हुई थी, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। अगर बड़े लेवल पे है तो काफ़ी दूर तक उसका असर होगा, छोटे लेवल पे है तो लोकलाइज्ड इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ होती है टैक्स रेजिम। जी हाँ, किसी पर्टिकुलर कंट्री में टैक्स की क्या कंडीशंस है, टैक्स का क्या मैकेनिज्म है, उन पर काफ़ी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो देखते हैं, इसका एक सप्लाई चेन सिस्टम होता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसको देखते हैं कि ये जो कंट्रीज आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो। इसमें गल्फ कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया के आसपास का रशिया का एरिया है,
यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री यही एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज। ओपेक का अपना एक इन्फ्लुएंस है जिसके बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इनका अपना एक फैक्टर होता है। ऑयल की क्वालिटी के बेसिस पे ऑयल के 3 बेंचमार्क होते हैं और पेट्रोलियम जो होता है वो क्रूड फॉर्म में बिकता है और क्रूड पेट्रोलियम को पर बैरल के हिसाब से उसकी प्राइस देखी जाती है और पर एक बैरल जो यूनिट होती है उसका करीब करीब 120 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। तो 3 क्वालिटी होती है, ब्रेंट, WTI और दुबई कतर, ये 3 इसके क्वालिटी, तेल की क्वालिटी के बेसिस पे ऑयल की बेंचमार्क होती है। ब्रेंट नॉर्थ सी के आसपास पाए जाने वाले पेट्रोलियम को कहते हैं, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है और ये इस क्वालिटी का पेट्रोलियम ज़्यादातर कंज्यूम होता है यूरोपियन कंट्री के आसपास में, नॉर्दर्न एरिया में। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरी जो ब्रेंट से थोड़ा कम क्वालिटी का होता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को बोलते हैं, उसके बेंचमार्क को बोलते हैं। ये नेगेटिव चला गया था कुछ समय पहले इसकी प्राइसिंग, लॉकडाउन के टाइम में लैक ऑफ डिमांड के कारण। ये भी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोलियम होता है लेकिन ये ऑनशोर होता है, ऑफशोर नहीं होता है। ज़मीन पे होने के कारण इसकी ड्रिलिंग और इसमें एक्सप्लोरेशन का काम जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बट स्टिल ये यूनाइटेड स्टेट्स और उसके आसपास के एरिया में होता है। हमारे आपकी कंट्री में जो पेट्रोलियम आता है वो मेनली गल्फ कंट्री से आता है, दुबई कतार का बेंचमार्क होता है और हम उसी, वो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का पेट्रोल होता है लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा रिजर्व है और हमारे यहाँ वहीं से इसकी प्राइसिंग होती है। अगर इसकी सप्लाई चेन को समझें किस तरीके से होता है, तो कंपनीज जो 3 लेवल पे कंपनीज काम करती हैं। अपस्ट्रीम कंपनी होती है जिनका काम ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ ONGC है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती हैं जिनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाती हैं। और डाउनस्ट्रीम्स कंपनी जिनको हम OMC भी बोलते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनका काम होता है मेनली मार्केटिंग करना। ये क्रूड पेट्रोलियम को परचेज करती हैं और उसके बाद उसको रिफाइन करके अलग अलग स्टेशंस पे बेचती है, जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। तो इस प्राइस में अगर हम देखें हमारे देश में क्या शामिल है, क्या इंक्लूडेड है, एक रफ तौर पे मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोलियम की प्राइसिंग जो होती है इट वेरीज प्लेसेस टू प्लेसेस, स्टेट्स टू स्टेट्स एंड स्टेशन टू स्टेशन। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें सेंट्रल एक्साइज और उसके ऊपर इंक्लूडिंग जो सेस होता है वो अराउंड 32% के आसपास का हो जाता है। जो सेंट्रल एक्साइज का टैक्स इस पे कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली कलेक्ट करती है, पर सेस, उसके ऊपर सेस जो एडिशनल टैक्स जो लगाया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST में इंक्लूड नहीं किया गया और बड़ा सोच समझ करके नहीं किया गया है, यानी पूरा सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है। स्टेट गवर्नमेंट 25 से 30%, ऑन एवरेज 20 से 30% के आसपास में रखो, उसके ऊपर सेल्स टैक्स या वैट लगाती है। ये एड वैलोरेम टैक्स होता है, यानी कि जितना सेंट्रल के बाद से उसके ऊपर टैक्स होगा उसके प्रोपोर्शन में ये बढ़ता चला जाएगा, यानी सेंट्रल का जितना भी टैक्स हो उसके प्रोपोर्शनेट प्राइस बढ़ती चली जाएगी। और ये अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग रेट हैं। ऑन एवरेज मान के चलो 25-30% के आसपास होते हैं हाई में और 20 से 25 लोएस्ट में जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में कौन सा रेट है। डीलर की कमीशन ऑन एवरेज 2 से 4% के करीब में बनती है और ये स्टेशन टू स्टेशन डिपेंड करता है, आपके पेट्रोल पंप की लोकेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। इसलिए आप देखोगे कि इवन अक्रॉस द स्टेट्स भी प्राइस अलग होंगे और अक्रॉस द स्टेशंस भी हो सकते हैं। इंटीरियर लोकेशंस पे कमीशन जो होते हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं। इस टैक्स के कारण हमारे देश में सबसे हाईएस्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। आप देख सकते हो इस ग्राफिक्स के जरिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स है। उसके बाद इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK, स्पेन, जापान, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ज़्यादातर अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया जो कंट्रीज हैं इनके टैक्स रेट हाई हैं और ये डेवलप्ड कंट्री हैं। और यहाँ पे कार्बन टैक्स बोल करके, चूँकि ये फॉसिल फ्यूल है और ये पोल्यूशन फैलाते हैं, इस वजह से इसकी यूटिलिटी को, इसके यूजर्स को डिस्करेज करने के लिए ये टैक्स लगाया जाता है और इसीलिए वहाँ पे आप देखोगे कि हाई है। डेवलप्ड कंट्रीज में, चाइना में भी इस फिगर में नहीं दिया गया, बट चाइना में भी अच्छा हाई लेवल का टैक्स है। अदरवाइज ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में प्राइस को कम रखा गया है।
इंडिया एक यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, सबसे हाई टैक्स को करता है। देखिए कैसे आगे बढ़ता है। ये 1 फरवरी की रेट है। पेट्रोलियम जो रिफाइनरी के पास आता है उसकी प्राइस जो पड़ती है 1 फरवरी का रेट जो एवरेज दिल्ली का लेकर के चलते हैं 30 रुपये के आसपास बनता है। उसमें फ्रेट 35 रुपये 37 पैसे के हिसाब से जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर डीलर को जो प्राइस पड़ती है वो अराउंड 30 रुपीज़ यानी 29 रुपीज़ 71 पैसे के करीब में पड़ती है। ये आता है डीलर के पास। उसके बाद 32 रुपीज़ 98 पैसे यानी कि लगभग 33 रुपये, ये 1 फरवरी का रेट है तो जाहिर है 33 रुपये हो चुके होंगे। तो 33 रुपये के करीब में सेंट्रल एक्साइज ये किसका गया? ये गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद फिर डीलर का कमीशन है जो एवरेज मैंने जैसा बताया दिल्ली का आंकड़ा है और इसमें 3.69 रुपीज़ के करीब में डीलर का कमीशन बन रहा है। स्टेट का वैट जा रहा है जो कि 20 रुपये के आसपास पड़ता है और आपके पास जो पेट्रोल आता है वो 86.30 का पड़ रहा है। तो ये इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है। अब इसमें केंद्र का किस टाइप से हिस्सा जाता है, थोड़ा सा रुपये के टर्म में अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो पेट्रोल में सेंट्रल एक्साइज 32 रुपये 90 पैसे, ये फरवरी के शुरुआती के रेट हैं। डीजल में 31 रुपये 80 पैसे, दोनों में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, धीरे धीरे ये इसको कम कर दिया गया है, दोनों के बीच में गैप नहीं रह गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी स्मार्टली सेंट्रल एक्साइज को इंक्लूड किया, इसको आगे बढ़ाया था, इंक्रीज किया था। 19 में सेंट्रल एक्साइज 47% लगता था जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई है और 20 में इस एक्साइज को 14% और बढ़ा करके 61% कर दिया गया। अब इसमें एक सिंपल सी बात देखो कि सेंट्रल एक्साइज से कमाई जो सेंटर की होती थी मार्च 20 की बात है, डिमांड काफ़ी कम था और क्रूड पेट्रोलियम काफ़ी सस्ता था और करीब करीब अप्रैल में ये 19 रुपये पर बैरल हो गया था। अगर हम कंपेयर करें अभी के हिसाब से तो ये 52 पैसे पर बैरल हो जाता है, 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से होता था और मई में इसकी रेट बढ़ करके हो गई 10 रुपये पर लीटर। सरकार ने बढ़ा दिया इस चीज़ को। कैसे बढ़ाया? वो जो सरकार ने इसमें होशियारी ये की कि जैसे क्रूड पेट्रोलियम का ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, ड्यू टू कोविड क्राइसिस, डिमांड कम होने के कारण जब प्राइस कम हुई थी तो गवर्नमेंट ने उसी प्रोपोर्शन में टैक्स को बढ़ा दिया और उसी प्रोपोर्शन में जब टैक्स को बढ़ा दिया तो आपको पता नहीं चला कि मार्केट में कम कीमत का फायदा आपको नहीं मिला, पूरा का पूरा बीच में गवर्नमेंट ने इसका फायदा बटोर लिया। और राज्य के टैक्स तो एड वैलोरम है, जैसे सेंट्रल ने बढ़ाया साथ साथ उनका भी टैक्स बढ़ गया। स्टेट गवर्नमेंट भी कम नहीं है, वो इस चीज़ पे चाहे तो अपना रेवेन्यू शेयर को कम करके आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कर्नाटक, राजस्थान अमंग द हाईएस्ट है, इनफैक्ट हाईएस्ट टैक्स रेट है, 36% का रेट है और 1500 रुपये पर किलो लीटर का एक एडिशनल सेस लगाते हैं। कर्नाटक में 35% का टैक्स है, पंजाब में 25% के आसपास है, प्लस 2050 रुपये किलो लीटर का सेस है, 10% एडिशनल सेस और 10 पैसे पर लीटर का एडिशनल और सेस है, यानी कुल मिला के काफ़ी भाग जाता है। उसी तरीके से गुजरात में रेट तो कम है 20% के करीब में, लेकिन 4% डाउन रेट एक्स्ट्रा उस पर जोड़ दिया जाता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 30%, बहुत हाई रेट दिल्ली की भी है। महाराष्ट्र का भी 26 प्लस 10 रुपये का एक्स्ट्रा सेस, पश्चिम बंगाल 25%, उसके बाद 1000 रुपये पर किलो लीटर। तमिलनाडु रेट काफ़ी कम 15%, लेकिन 13 रुपये पर लीटर के हिसाब से एडिशनल टैक्स, यानी अगर आप इसको जोड़ लेते हो तो ये 28-29% के करीब में पहुंच जाता है। तो स्टेट्स भी अच्छा खासा मुनाफा इसमें खींच रहे हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों दोनों सरकारें मिलकर के हम लोगों को लूट रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो काफ़ी कम है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप देख सकते हो, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो 8% देख रहे हो, ये 8% यकीन मानिए सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही है
और कोई टैक्स सिग्निफिकेंट नहीं है यूनियन एक्साइज जिसमें कि इस पे इस तरीके का टैक्स से कलेक्शन होता हो। तो कोविड क्राइसिस भी चल रही है और इस कोविड क्राइसिस के वजह से रेवेन्यू कलेक्शंस काफ़ी कम है। इसी वजह से सरकार फिलहाल कम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। वही हाल राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की भी बजट के हालत बहुत अच्छे नहीं है। बैंकरप्ट कंडीशंस में ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट चल रहे हैं, कुछ डेवलप्ड स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो, और इसीलिए वो भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जीएसटी में क्यों इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा कि इसको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया जाए। तो जीएसटी में इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं कि आपने अभी देखा कि टैक्स रेजिम में कितना है, 32% के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है और 25-30% के आसपास मान के चलो कि स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग अपना शेयर है। तो स्टेट्स की ये कंडीशन जीएसटी के टाइम में पहले से थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और वाइन, अल्कोहल जो लीकर होते हैं, उसको जीएसटी से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये स्टेट के पास रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता था। स्टेट इसी कंडीशंस पे जीएसटी से ऐड हुए थे, तो उनके छोड़ने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। लगे हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें अपना मुनाफा कमा रही है। अगर जीएसटी के रेजिमे में अगर ये होता तो आप समझ सकते हो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब 28% है और 28% में आधा सेंट्रल का टैक्स होता है, आधा स्टेट का टैक्स होता है, यानी कि 14% के करीब में उन दोनों के हाथ में आता था। तो आपको क्या लगता है कि इतने कम टैक्स में दोनों सरकारें एग्री होती? डेफिनेटली कभी एग्री नहीं होंगी। तो फिलहाल तो ये हाल अभी चलता रहेगा। ओके, फाइनल थॉट्स हमारा ये है कि दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इस पे बड़ा हेवी टैक्स लगा रहे हैं और इसकी डिमांड क्योंकि इनएलास्टिक है। आप पेट्रोल आपने ज़रूरत के हिसाब से भराओगे, बजट के हिसाब से नहीं भराओगे। पेट्रोलियम वही हाल, आपकी रसोई गैस हो या डीजल हो, जो भी हो रिक्वायरमेंट होगा वही होगा। आप इसकी कटौती करने वाले नहीं हैं। सरकारों के पास ये हाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसको हाथ से जाने नहीं दे सकते। ये सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको कौन छोड़ेगा। और फिलहाल कोविड की क्राइसिस को देखते हुए इकोनॉमिक स्लोडाउन जब हुआ है, हालांकि जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, तो फिलहाल उम्मीद नहीं लगती है कि इसमें राहत हो। एक ही तरीके से राहत हो सकती है कि शायद इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड की कीमत फिर से नीचे गिरे तो उसका कुछ शायद बेनिफिट मिले। अदरवाइज जितने में 1 लीटर पेट्रोल आता है उतने में 2 लीटर दूध आता है। तो 2 लीटर दूध पीजिए 1 लीटर पेट्रोल भराने के बजाय। साइकिल चलाइए, सेहत भी रहेगी, जेब पर भी आपके अच्छा असर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।